आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजियो सेलेक्टिविटी के बारे में। रेजियो सेलेक्टिविटी क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको लिखना है। ये हमारी डिस्कनेक्शन की यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर 2, जिसमें रेजियो सेलेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ठीक है, तो रेजियो सेलेक्टिविटी की अगर बात करें तो देखो इसका रिलेशन ना हमारा बिल्कुल भी नहीं है डिस्कनेक्शन, क्योंकि ये हमारा किसी भी टॉपिक में आ सकता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, यानी कि ऑर्गेनिक में भी हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पर भी आपको यही सेम टू सेम चीज़ें लिख करके आनी है। यानी कि रेजियो सेलेक्टिविटी यार चाहे ऑर्गेनिक की हो, डिस्कनेक्शन की हो, किसी की भी हो, वो होती तो वही है। ठीक है, तो रेजियो सेलेक्टिविटी की अगर बात करें तो अगर हमारी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर एक माइनर। आपने कई बार देखा होगा जब मेजर माइनर हमारा प्रोडक्ट बनता है तो उसी को हम बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी, जिसमें मेजर और माइनर दो हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। वो दो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चर है ना वो लगभग सेम होती है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको लिख करके क्या आना है और किस तरीके से लिखना है। ठीक है, if a reaction proceed and two types of product form which is structural isomer to each other, यानी कि अगर एक रिएक्शन प्रोसीड होती है और उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, तो उस कंडीशन में उसे बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी टू ईच अदर विद 70 एंड 30% रेशियो, यानी कि 70 और 30% के रेशियो में हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं। जो मेजर होता है वो 70% बनता है और जो माइनर होता है वो 30% बनता है। ठीक है, then such types of reaction is called regioselective reaction and product are called regioisomer, यानी कि इस टाइप के रिएक्शन को हम रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं और जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उनको रेजियो आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, There are many reactions where we can easily achieve रेजियो सेलेक्टिविटी। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से हमें रेजियो सेलेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो जब आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी तो आपको पता है वहाँ पर जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, एक तो सेजेब प्रोडक्ट, एक होपमान प्रोडक्ट है। अब सेजेब प्रोडक्ट अगर हमारा मेजर बनता है तो माइनर क्या बनता है, हमारा होपमान प्रोडक्ट बनता है। यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें रेजियो सेलेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो देखो रेजियो सेलेक्टिविटी इन एलिमिनेशन रिएक्शन में किस तरीके से होती है वो देखते हैं। इन द केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन वी ऑब्जर्व रेजियो सेलेक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ सेजेब एंड होपमान प्रोडक्ट। होपमान और सेजेब प्रोडक्ट के फॉर्म में वहां पर हमें सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, ये रेजियो सेलेक्टिविटी कंट्रोल बाय सेवरल फैक्टर। यहाँ पर हमारी जो रेजियो सेलेक्टिविटी होती है, यानी कि हमारे जो होपमान या फिर सेजेब जो प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट मेजरली बनेगा, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। अब ये जो फैक्टर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास 4 टाइप के फैक्टर होते हैं। एक तो नेचर ऑफ सबस्टिट्यूएंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सबस्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ मैकेनिज्म एंड नेचर ऑफ बेस। यानी कि देखो नेचर ऑफ सबस्टिट्यूएंट, हमारा जो सबस्ट्रेट है जहाँ पर हमारा अटैक होने वाला है, जो हमारा प्रोडक्ट में बदलने वाला है, उस सबस्ट्रेट पर कौन कौन से सबस्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, यानी कि लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा है। यहाँ पर हम ज़्यादातर यूज करते हैं लिविंग ग्रुप का नेचर। देखते हैं कि अगर मान लो अच्छा लिविंग ग्रुप है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इस टाइप का हमारे पास लिविंग ग्रुप है ना तो हमारे पास सेजेब प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर हमारे पास बैड लिविंग ग्रुप है जैसे कि हमारे पास NO2, जैसे फ्लोरीन, ठीक है, इस टाइप का हमारे पास कोई भी लिविंग ग्रुप है, या फिर अगर हमारे पास ऐसा लिविंग ग्रुप है जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जिसने 4 बॉन्ड बना रखे हो, 3 इसने एल्किन के साथ एल्किल कोई भी ग्रुप जोड़ रखे हो, यानी कि यहाँ पर NR3 टाइप का अगर यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि बैड लिविंग ग्रुप होता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो लेस सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है वो मेजरली बनता है, और लेस सबस्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं होपमान प्रोडक्ट, और जो हमारा मोर सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम सेजेब प्रोडक्ट। और मोर सबस्टिट्यूटेड और लेस सबस्टिट्यूटेड का मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पर हमारा जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो देखो इससे केवल एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे क्या है, इससे एक तो ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा सबस्टिट्यूएंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। और हमेशा ज़्यादातर यही होता है, जनरली
जनरल केस में हमारे पास यही होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनना प्रेफर करता है हमारा प्रोडक्ट, ताकि उसे स्टेबिलिटी मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है, अगर हम नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, तो अगर हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उस केस में हमारा सेज प्रोडक्ट जो होता है वो मेजरली फॉर्म होता है। लेकिन अगर हमारे पास इस टाइप के NR3, NO2, फ्लोरीन माइनस आयन, यानी कि इस टाइप के अगर हमारे पास बैड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में हमारे पास होपमान प्रोडक्ट फॉर्म होता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। देन होपमान प्रोडक्ट इज फॉर्म जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। इसमें आप देख सकते हो किस तरीके से मेजर प्रोडक्ट हमारा होपमान प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इफ लिविंग ग्रुप इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OTS, OBS, यानी कि ये दोनों के दोनों ये भी हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, काफी अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, फटाफट निकल जाते हैं। देन सच ए प्रोडक्ट इज फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। सच ए प्रोडक्ट यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारा मेजरली फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिएक्शन एज इट इज वही है, बस लिविंग ग्रुप मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पर बेस्ट लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप जोड़ दिया है। ठीक है, जब रिएक्शन होगी तो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी कि सच ए प्रोडक्ट मेजरली फॉर्म होगा, और जो हमारा होपमान प्रोडक्ट होता है वो माइनर फॉर्म होगा, यानी कि वो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, कम यानी कि 30% में फॉर्म होगा। अब आगे बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द सबस्ट्रेट। देखो यहाँ पर ना हमारा जो लिविंग ग्रुप है और हमारा जो H+ जो निकलने वाला है, इसके साथ साथ देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारा लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, उसके बाद जो H+ है यानी कि दूसरे कार्बन पर उसके साइड में जो कार्बन है, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साइड में जो कार्बन है उससे एक H+ निकलेगा ताकि डबल बॉन्ड हमारा बन सके। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो लिविंग ग्रुप है और हमारा जो H+ आयन जो निकलने वाला है वो पेरी प्लेन में प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, अगर हमारे पास ये बॉन्ड है तो यहाँ पर क्लोरीन आयन जुड़ा हुआ होना चाहिए और यहाँ पर ऊपर की तरफ हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो क्लोरीन है उसका देखो यहाँ पर क्लोरीन बॉन्ड बना रखा है, इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जुड़ रहा है, इसका एंटी बॉन्डिंग नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अब इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कौन डालेगा, यहाँ पर जो H+ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है, इसके बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आराम से इसके साथ चले जाएंगे, इसके एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर सिन पेरी प्लेन हमारा होना चाहिए। हमारा जो सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप और H+ जो निकलने वाला है वो एक दूसरे के साथ सिन पेरी प्लेनर रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्लोरीन कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर है, वो भी हमारा नीचे की तरफ है। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो बनेगा ना वो हमारे पास होपमान प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हमारा जो देखो यहाँ पर दूसरे केस में क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है वो ऊपर की तरफ है। अब आराम से ये दोनों सिन पेरी प्लेन में है, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूट, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, यानी कि दोनों सिन पेरी प्लेन के पेरी प्लेनर रिलेशन में है, इसलिए आराम से दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, पहले ये निकलेगा और ये निकलेगा, ये तब निकलेगा जब ये हाइड्रोजन के दोनों ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इसके एंटी बॉन्डिंग में आएंगे, और एंटी बॉन्डिंग में आराम से आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका जो एंटी बॉन्डिंग का साइड है ये हमारे पास हाइड्रोजन जहाँ पर जुड़ा हुआ है उसके साइड में ही है। ठीक है, तो आराम से यहाँ पर बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देगा और ये क्लोरीन आराम से एलिमिनेट निकल हो जाएगा। इसीलिए ये बॉन्ड यहाँ पर, इसीलिए हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बन पाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ सिन पेरी प्लेन रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा जो कि सिन पेरी प्लेनर रिलेशन रखेगा वो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा इस क्लोरीन के साथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है हमारे रिएक्टेंट की, हमारे सबस्ट्रेट की, वो भी डिपेंड करती है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है। ठीक है, तो ये होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगली बात करते हैं नेचर ऑफ मैकेनिज्म की। देखो ज्यादातर जो हमारी इवन एलिमिनेशन होता है, इवन में क्या होता है, सबसे पहले हमारा लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, कार्बोकैटायन बनता है,
कार्बोकेटाइन बनने के बाद H+ बाद में निकलता है, यानी कि हमारा जो RDS स्टेप है, RDS स्टेट में हमारा लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन जो भी होती हैं उनमें सेजेप हमारा मेजरली फॉर्म होता है। ठीक है, जो E2 होती है उसमें सेजेप भी हो सकता है, होपमान भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे सबस्टेट के नेचर पर, हमारे लिविंग ग्रुप के नेचर पर, हमारे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सबस्टेट एंड नेचर ऑफ बेस पर। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है E2 एलिमिनेशन। इवन तो सिंपल है, सेजेप प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन E2 में क्या होने वाला है, E2 में हम देखेंगे कि हमारे पास जो बेस है वो किस टाइप का है। तो बात करते हैं नेचर ऑफ बेस की, तो फॉर इवन रिएक्शन बेस नॉट रिक्वायर्ड। देखो इवन रिएक्शन के लिए बेस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो सोलवेंट होता है ना वो ही एज ए बेस काम कर लेता है, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, बट फॉर E2 एलिमिनेशन इफ बल्कि बेस यूज्ड देन होपमान प्रोडक्ट फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। अगर हम E2 एलिमिनेशन की बात करें तो वहां पर अगर हम बल्कि बेस यूज करते हैं तो हमें होपमान प्रोडक्ट देखने को मिलता है। क्यों मिलता है वो, देखो अगर हमारे पास हम बल्कि बेस लेते हैं तो वो यहाँ पर हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसलिए क्या काम करेंगे, इसलिए सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर जो प्रोटॉन है ना वो निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये है E2 जब भी रिएक्शन होती है, E2 एलिमिनेशन, उसमें सबसे पहले मोर एसिडिक प्रोटॉन बाहर निकलता है और इवन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। तो E2 रिएक्शन में हमारा जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है वो बाहर निकलेगा। तो भाई साहब जब मैं बेस अगर हिंडर्ड बेस लूंगा, यानी कि बल्कि बेस लूंगा, बड़ा बेस लूंगा, तो वो तो लेस हिंडर्ड साइड में ही अटैक करेगा। तो अगर हमारे पास देखो यहाँ पर दो केस है, यहाँ पर हिंड्रेंस है, यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं है, तो वो यहाँ पर अटैक करके एक H+ को निकाल देगा और यहाँ से Br निकल जाएगा, डबल बॉन्ड इसके बीच में आ जाएगा। यानी कि जो हमारा ये जो बना है ना, जो कि होपमान प्रोडक्ट है, ये मेजरली फॉर्म होगा। तो हमारा जो बेस है, अगर हम बल्कि बेस यूज करेंगे तो हमारा होपमान प्रोडक्ट बनेगा ड्यू टू हिंड्रेंस की वजह से। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन पर हमारी रेजियो सेलेक्टिविटी किस तरीके से डिपेंड करती है, क्या होता है रेजियो सेलेक्टिविटी एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, अगली बात करते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी इन माइकल एडिशन रिएक्शन। देखो माइकल एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है 1,4 एडिशन। माइकल एडिशन का मतलब होता है कि हमारा जो डबल बॉन्ड है, मान लो कोई भी हमारे पास डबल बॉन्डेड स्पीसीज है, उसमें डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पर हमें माइकल एडिशन देखने को मिलता है। यानी कि इस टाइप का अगर हमारे पास सबस्टेट है जिसमें डबल बॉन्ड का जो ये कार्बन है, ये कार्बन अगर डायरेक्ट है ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, उस कंडीशन में हमें माइकल एडिशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब माइकल एडिशन होगा या फिर डायरेक्ट एडिशन होगा वो डिपेंड करता है हमारे रिएजेंट के नेचर पर, और हमारा जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है, और हमारा जो सबस्टेट है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि कहने का मतलब है ज़्यादातर हम यूज करते हैं रिएजेंट। देखो रिएजेंट अगर हम अलग अलग लेते हैं ना तो हमें माइकल एडिशन भी मिल सकता है और डायरेक्ट एडिशन भी मिल सकता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की साइट हैं, दो टाइप की पोजीशंस है। एक तो है हमारे पास सॉफ्ट साइड, इसे सॉफ्ट साइड बोलते हैं, एक हमारे पास हार्ड साइड, इसे हार्ड साइड बोलते हैं। यानी कि जब भी हमारा एडिशन होता है तो अगर मान लो एडिशन यहाँ पर होता है तो उसे हम बोलते हैं 1-2 एडिशन या फिर हार्ड साइड एडिशन। अगर हमारा एडिशन यहाँ पर होता है तो उसे सॉफ्ट एडिशन बोलते हैं या फिर 1-4 एडिशन बोलते हैं, और 1-4 एडिशन जब भी होता है उसी को हम बोलते हैं माइकल एडिशन। ठीक है, और अगर बात करें रिएजेंट्स की तो हमारे पास यहाँ पर कुछ रिएजेंट्स हैं जो कि माइकल एडिशन शो कराते हैं। देखो RMGX के साथ आपको CuCl लेना पड़ेगा तभी आपको माइकल एडिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, RLI और RLI के साथ भी आपको CuCl लेना ही पड़ेगा तभी आपको माइकल एडिशन मिलेगा। ठीक है, अगला है R2CuLi NH3, यानी कि ये कुछ रिएजेंट है जो यूज करेंगे तो हमारे पास माइकल एडिशन देखने को मिलेगा। माइकल एडिशन को अगर मैं बात करूँ ना तो देखो यहाँ पर जब भी एडिशन होगा तो किस तरीके से होगा, मान लो RMGX की रिएक्शन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो RMGX कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा और यहाँ पर आएगा, हाँ
यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर MgX आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये यहाँ पर माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर MgX जुड़ जाएगा और नेगेटिव पार्ट जो है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड अगर इस तरफ माइग्रेट करेगा, पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव स्पीसीज अटैक करेगी, और नेगेटिव स्पीसीज कौन सी है हमारी, R नेगेटिव है, यानी कि गर्नियर रिएजेंट में एल्किल जो पार्ट होता है वो हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। ठीक है, तो ये बनेगा, जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये चेंज हो जाएगा हमारे OH में। अब OH में चेंज होने के बाद देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पर OH में चेंज होने के बाद ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा और ये इस तरफ माइग्रेट करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के फाइनली जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं माइकल एडिशन। ठीक है, ये है माइकल एडिशन। अगर डायरेक्ट एडिशन की बात करूं तो ये जो R और H है ना, ये यहाँ पर नहीं जुड़ता है, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड रहता है और यहाँ पर जाकर के जुड़ जाता है, यहाँ पर H और यहाँ पर R। ठीक है, इसे बोलते हैं हम 1-2 एडिशन, डायरेक्ट एडिशन। और यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन कराने के लिए हमारे पास RMgX, RLi और ROH, ये 3-4 टाइप के हमारे पास रिएजेंट है जो कि 1-2 एडिशन शो कराते हैं। ठीक है, ये था माइकल एडिशन। अगर माइकल एडिशन की बात करें तो माइकल एडिशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हमें देखने को मिलती है। जब हाई टेम्परेचर हम यूज लेते हैं तब हमें माइकल एडिशन जनरली देखने को मिलती है, ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट का नेचर भी देख लेते हैं कि सबस्ट्रेट अगर हमारा अलग अलग टाइप का है तो किस तरीके से इफेक्ट होती है हमारी माइकल एडिशन या फिर डायरेक्ट एडिशन। तो देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप की बात कर रहा हूं, अगर यहां पर इस ग्रुप में ये जो कार्बन है, अब यहां पर इस कार्बन पर अगर हमें इलेक्ट्रॉन डालने हैं, यानी कि इसे हमें इलेक्ट्रॉन रिच बनाए रखना है, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच बने रहेगा तो यहां पर यार न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करेगा? न्यूक्लियोफाइल तो वहां पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो मैं अगर यहां पर एक ऐसा ग्रुप जोड़ दूं जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो जो कि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे दे, इस कार्बन को रिच बनाए रखे, यानी कि इसे धनवान बनाए रखे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करना प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस CO ग्रुप से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर ऐसे ग्रुप जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पर उस कंडीशन में हमें माइकल एडिशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा जो ये RNO2 ग्रुप है, इसमें देखो यहां पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आराम से इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करता है, आराम से दे देता है इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन जो होता है वो इतनी जल्दी नहीं दे पाता है क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये खुद पर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करना प्रेफर नहीं करता है। ठीक है, अगली चीज है CH3, वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देता है। अगली चीज है हमारा क्लोरीन। तो देखो यहाँ पर जो क्लोरीन है, यहाँ पर हमारे पास ये तीनों जो ग्रुप थे ये इलेक्ट्रॉन देने वाले थे, अब हमारे पास क्लोरीन आ गया जो कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन जो रिच था ये इसे अब पुअर बना देगा, यानी कि जितने ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन थे अब इस इलेक्ट्रॉनों को ये क्लोरीन खींच लेगा, जिससे ये जो कार्बन है ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना प्रेफर करेगा, जिससे हमारे पास 1-2 एडिशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अगर हाँ यहाँ पर CO ग्रुप के साथ हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते हैं तो हमें वहां पर उस केस में डायरेक्ट एडिशन देखने को मिलता है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ते हैं तो उस केस में हमें माइकल एडिशन देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती जा रही है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलिसिटी यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी रिलीज इंक्रीज होती जा रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी इंक्रीज हो रही है इस कार्बन पर। इससे क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन की पॉसिबिलिटी हमारे पास बढ़ेगी और माइकल एडिशन की पॉसिबिलिटी घटेगी। तो ये था हमारे पास रेजियो सेलेक्टिविटी इन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड माइकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो इतना लिखना सफिशिएंट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।